हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है और किस तरह से मनुष्य अपने विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो आपको मैं भाषा के बारे में बताती हूँ कि मनुष्य जो होता है एक चिंतनशील प्राणी होता है, यानी मनुष्य के मन में अलग अलग तरह के विचार या भाव आते रहते हैं और वो समाज में रहकर मनुष्य मन में अलग अलग विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। तो जो ये साधन है दूसरों के सामने विचार प्रकट करने का और दूसरों के विचारों को सुनकर समझने का जो साधन है वो भाषा कहलाता है। भाषा के द्वारा मनुष्य सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के अंदर वाणी और अर्थ दोनों ही आते हैं, यानी हमारी आवाज़ और अर्थ दोनों ही भाषा के अंदर आते हैं। भाषा सार्थक होती है, यानी कि अर्थ को प्रकट करने वाली भाषा होती है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी मनुष्य स्वभाव से ही एक दूसरे से बातचीत कर कर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। जब भाषा नहीं थी, यानी पुराने समय में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य जो था वो संकेतों के माध्यम से इन्हें प्रकट करता था। यानी पहले मनुष्य को भाषा बोलना नहीं आता था, तो वो इशारों के द्वारा अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता था। ये संकेत कई तरह से दिए जाते थे। अब इशारों के माध्यम से तरह तरह के चित्र बनाकर, अलग अलग तरह के चित्र बनाकर वो अपने भावों को प्रकट करता था। संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। जैसा हमें पता है कि इशारों के माध्यम से हम अपनी पूरी बात दूसरों के सामने नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे वह विचारों का आदान प्रदान आपस में बातचीत करके करने लगा। यानी इशारों के द्वारा अपनी पूरी बात वो नहीं कर पा रहा था, तो वो आपस में बातचीत करके, यानी आपस में बातें करके वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने लगा। अब जैसे ही वो अपनी बातों को पहुंचाने लगा, तो बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी, तो वह समय बीतने पर बोलने की भाषा बन गई। भाषा का यही रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इस तरह भाषा का विकास होता चला गया। यानी पहले तो वह इशारों के माध्यम से भाषा को समझाता था, उसके बाद वह इशारों से भाषा को समझाने लगा और फिर वह एक दूसरे से बातचीत करने लगा और वह भाषा का मौखिक रूप सीख गया। धीरे धीरे इसके लिए ध्वनि चिन्हों का निर्माण किया गया। हिंदी वर्णमाला में ध्वनि चिन्ह बनाए गए। उसके माध्यम से वह भाषा को लिखकर अपने मन के भाव दूसरों के सामने प्रकट करने लगा। देखिए यहाँ चित्र दिए हुए हैं। दो बच्चे खड़े हुए हैं। एक लड़की लड़के से पूछती है कैसे हो संयम। अब उस लड़की ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं उसका नाम पूछकर, और जो लड़का है वो उसकी बात को सुनकर उसके विचार प्रकट करेगा, उसका नाम वो बताएगा। तो ये माध्यम क्या हो गया, बातचीत करने का माध्यम भाषा बन गया। इसी तरह से एक आदि मानव का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आदि मानव जो है वो चित्रों के माध्यम से अपनी भाषा को व्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। उसके बाद एक लड़की का चित्र यहाँ बना हुआ है जो कि गीत को गा रही है। अब गीत वह गा रही है तो उसके मन के विचारों को जो व्यक्ति सुन रहे हैं वो सुनकर समझेंगे। तो ये भाषा का मौखिक रूप है, और बीच में जो चित्र बना हुआ है आदि मानव का, वो भाषा का सांकेतिक रूप है। मौखिक उच्चारित शब्दों की ध्वनियों आवाज़ों को निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। यानी जो मुंह से हमारी जो भाषा बोली जा रही है उसके लिए ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं। इससे भाषा का लिखित रूप बना। यानी जब चिन्हों का विकास हुआ तो उससे भाषा को लिखा जाने लगा और इससे पढ़कर भाषा को समझा जाने लगा। यानी जब भाषा का लिखित रूप बना तो उसे पढ़कर भी मौखिक भाषा का विकास हुआ। यानी दोनों ही तरह से भाषा का विकास हुआ। और किसके माध्यम से हुआ, ध्वनि चिन्ह जो बनाए गए थे, हिंदी वर्णमाला जो है उसमें अक्षरों की बनावट जो दी गई है उसी के द्वारा भाषा का लिखित और मौखिक रूप बना।
इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ भाषा की परिभाषा दी गई है। उसके बाद भाषा के 4 कौशल यहाँ बताए गए हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इसके माध्यम से भाषा का आदान प्रदान होता है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन चारों को हम भाषा के कौशल कहते हैं। हम स्कूल, कॉलेज में पाठ्य पुस्तकों से भाषा के चारों कौशल को सीखते हैं, क्योंकि ये चारों कौशल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। यानी इन कौशल के माध्यम से हम भाषा को लिखना और बोलना सीखते हैं। तो ये हमें भाषा का विकास करने में, यानी भाषा को समझने में हमारी मदद करते हैं। और ये जो हमारी किताबें होती है, पढ़ने वाली जो किताबें होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, इसके माध्यम से हम इनको सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें भाषा का लिखित रूप होता है। यानी जो लिखने वाला लेखक है उसके विचार उसमें व्यक्त किए जाते हैं, लिखकर व्यक्त किए जाते हैं और हम उसे पढ़कर समझते हैं। तो ये भी एक भाषा का रूप कहलाता है। अब हमने भाषा को समझ लिया है कि भाषा किसे कहते हैं, और अब हम इसके आगे हम भाषा के रूप को पढ़ेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब मौखिक का मतलब होता है कि मन के विचारों को हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा में क्या होगा, मन के विचारों या भावों को हम लिखकर प्रकट करते हैं, यानी कि भाषा का लिखित रूप वह कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया हुआ है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया। यानी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने का कार्य किया और लोगों को बताया कि देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोलकर अपने विचार बताए, उपस्थित लोगों ने सुनकर उनके विचार को जाना। यानी जो प्रधानमंत्री थे, जब उन्हें भाषण देने के लिए खड़ा किया गया तो उनके मन में जो भाव प्रकट हो रहे थे, विचार आ रहे थे, तो उन्होंने उस विचारों को दूसरों के सामने प्रकट किया। यानी बोलकर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया दूसरों के सामने। तो ये जो विचार हैं ये भाषा का मौखिक रूप कहलाया। अब देखिए, दूरदर्शन और रेडियो पर उनका भाषण प्रसारित किया गया। दूरदर्शन का मतलब होता है टीवी, और उसके बाद रेडियो, दोनों पर ही उनका जो भाषण का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसे दिखाया गया, जिसे देश विदेश के लोगों ने सुना। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का भाषण था उसे लोगों ने सुना, अलग अलग देशों के लोगों ने सुना। तो ये जो माध्यम था बोलना और सुनना, यानी कि उन्होंने तो बोलकर प्रकट कर लिया अपने भाव विचार, और दूसरे व्यक्तियों ने, जो अन्य लोगों ने जब उनका कार्यक्रम देखा तो उन्होंने सुनकर उनके विचार को समझा। तो बोलना और सुनना जो है वो भाषा के मौखिक रूप में आते हैं। यानी बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब देखिए, बहुत से लोगों ने अखबारों में उनके भाषण को पढ़कर उनके विचारों को जाना। अखबारों में प्रधानमंत्री का भाषण छपा हुआ, अर्थात लिखित रूप में था। उसे पढ़कर लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को समझ लिया। इस प्रकार लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। यानी पहले तो रेडियो और टीवी पर उनका कार्यक्रम प्रसारित किया गया तो लोगों ने उसको सुना और प्रधानमंत्री जी ने बोला तो सुनकर उनके विचारों को समझा, तो ये भाषा का मौखिक रूप था। लेकिन जब उसे अखबारों में छपा दिया गया उस भाषण को, तो वो भाषा का जो प्रधानमंत्री के जो भाव थे वो लिखित रूप में छपवा दिए गए, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाया। अब इसमें लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। यानी जितने भी अखबार हैं उसमें अलग अलग तरह के भाव विचार, अलग अलग व्यक्तियों के भाव विचार दिखाए जाते हैं, वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हम कोई पत्र लिखते हैं तो वो भी भाषा का लिखित रूप होता है। इसी तरह से हम किताबें पढ़ते हैं, उसमें भी लेखक के विचार व्यक्त किए जाते हैं, लिखकर प्रकट किए जाते हैं, तो वो भी भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के विकास के बावजूद कई क्षेत्रों में अभी भी संकेतों द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। यानी इतना भाषा का विकास हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं स्थानों पर अभी भी इशारों के माध्यम से भाषा को समझाया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, गार्ड
हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलने का निर्देश देता है। यानी जो रेलगाड़ी में जो गार्ड खड़ा हुआ रहता है, तो वो जब रेलगाड़ी चलती है और रुकती है तो उसके लिए वो जब रुकती है तब वो झंडा नहीं फहराता है, लेकिन वो जब गाड़ी चलने लगती है तो उसका लोगों को उसको बताने के लिए कि रेलगाड़ी चल रही है, तो उसका निर्देश देने के लिए वह हरा झंडा दिखाता है। इसी प्रकार आप देखिए, बस का जो कंडक्टर होता है वो अलग अलग ढंग से सीटी बजाकर बस ड्राइवर को बस चलाने का तथा रोकने का निर्देश देता है। यानी जो बस में जो खड़ा कंडक्टर होता है, जो बस के दरवाजे पर खड़ा होता है, जो हमें टिकट देता है, वो अलग अलग तरह से बस के दरवाजे पर खड़ा होकर सीटी बजाता है और या फिर हॉर्न बजाता है, जो बेल लगी होती है वहाँ पर उसे वो बजाता है। वो किस लिए बजाता है? उससे वो बस को रोकने और चलाने का दूसरों को निर्देश देता है, यानी यात्रियों को पता चल जाए कि बस रुकने वाली है, चलने वाली है। अलग अलग स्टेशन का वो अंदाज़ा हमें बताता है। इसी प्रकार आप देखिए, नगर के चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही हाथों के संकेत से बस या कार, रिक्शा आदि वाहनों को आगे चलने या रुकने का इशारा करता है। यानी जो वो इशारा कर रहा है वो संकेत के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। अब संकेत रूप से भाव प्रकट करने का यह साधन कुछ लोगों के मत से संकेत के रूप में सांकेतिक भाषा के रूप में जाना जाता है। यानी इशारों के द्वारा जो भाषा का विकास हुआ है वो सांकेतिक भाषा है, यानी इशारों के माध्यम से बताई गई भाषा सांकेतिक भाषा है। यह भी भाषा का एक रूप है, परंतु सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने में भाषा का यह रूप समर्थ नहीं है। यानी इशारों के माध्यम से हम सभी भाषाओं को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया गया है? लोक व्यवहार में मौखिक और लिखित भाषा का ही मुख्य रूप में प्रयोग किया गया। यानी जो हमारे साधारण बोलचाल की भाषा है, लोगों के द्वारा बोलने की जो भाषा है, उसमें मौखिक और लिखित भाषा का रूप ले लिया गया है। यानी हम लिखकर और बोलकर अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। ये दोनों ही माध्यम भाषा के रूप होते हैं, इसके द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं। अब देखिए, विश्व यानी संसार में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। यानी जो संसार में लोग रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, वो अलग अलग तरह की भाषा वो बोलते हैं। यानी जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वहाँ की भाषा वो बोलेंगे, उसी के माध्यम से अपने भाव विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। यदि हम वहाँ पर दूसरी भाषा बोलेंगे तो वो हमारी भाषा को नहीं समझेंगे, उसके लिए वो वहीं उसी इलाके की वो भाषा को बोलते हैं। अब जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में लोग फ्रांसीसी बोलते हैं। इसी प्रकार अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अनेक भाषाएं हैं, यानी अन्य भाषाओं में इनको गिना जाता है। अब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, यानी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को माना गया। तभी से हर साल हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, प्रांतों का मतलब होता है देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। कहने का मतलब है कि भारत के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा असमिया, ओडिया, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा के अलावा इन सभी भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की गई है। इन सभी भाषाओं के साथ साथ हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली और समझी जाती है। यानी अब हम बोली के विषय में पढ़ेंगे। किसी विशेष सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी कि विस्तृत भूभाग जो होता है, फैला हुआ जो
भूभाग होता है उसके छोटे से इलाके में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती, ब्रज भाषा होती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अवध क्षेत्र में हम देखेंगे तो अवधी भाषा वहाँ बोली जाती है। ये हिंदी की बोलियाँ हैं। कन्नौजी भी हिंदी की बोली है, यानी एक फैले हुए क्षेत्र के छोटे छोटे भागों में जो भाषा बोली जाती है वह बोली कहलाती है। अब हम लिपि पढ़ेंगे। भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं, यानी जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसके चिन्ह को उसको प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह को निर्धारित किया गया है, यानी ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं जो कि हिंदी वर्णमाला में निर्धारित किए गए हैं। अब जो ये चिन्ह होते हैं इसको लिपि कहते हैं, यानी लिपि की परिभाषा होती है लिखने के चिन्हों के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि के कारण ही मनुष्य द्वारा ज्ञान विज्ञान को विभिन्न ग्रंथों में सुरक्षित रख पाना संभव हुआ है, यानी लिपि की सहायता से ही मनुष्य के द्वारा जो भाव प्रकट किए गए हैं, ज्ञान प्रकट किया गया है, उसको किताबों में रख पाना, सुरक्षित रख पाना संभव हो पाया है। हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, यानी प्रत्येक भाषा की अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती है, यानी हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हमारे देश में अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं का प्रयोग खूब किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग अंग्रेजी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, उर्दू की फ़ारसी लिपि और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, यानी इन भाषाओं को इन लिपियों में लिखा जाता है। देवनागरी, रोमन व गुरुमुखी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं मतलब होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ये लिखी जाती है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देवनागरी की रोमन लिपि व पंजाबी की गुरुमुखी लिपि को लिखा जाता है। लेकिन जो फारसी लिपि होती है उसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है फारसी लिपि को, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इसे लिखा जाता है। यह अन्य लिपियों से भिन्न है, इसको लिखने का तरीका अलग होता है, इसलिए ये फारसी लिपि अन्य लिपियों से भिन्न होती है। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, उसके माध्यम से ही हम वाक्यों को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा का प्रयोग करते समय उसके शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए, यानी भाषा को जब हम प्रयोग में ले रहे हैं तो उससे पहले हम उसको शुद्ध रूप से लिख सकें, इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण की सहायता से होता है। तो व्याकरण की परिभाषा होती है, व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से भाषा को लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना सिखाता है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करके हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अतः भाषा में कुशलता पाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है, यानी कि व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक होता है और व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध सही लिख सकते हैं और उसके नियमों का पालन कर सकते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा क्रमबद्ध बंधी होती है, व्याकरण के नियमों से भाषा बंधी होती है और उसका प्रयोग करते हुए हम वाक्यों को शुद्ध लिख और पढ़ सकते हैं। व्याकरण के अनुसार भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण में वर्णों के बारे में, वर्णों के स्वरूप और बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द में वर्णों के द्वारा शब्दों को निर्माण किया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण किया जाता है। शब्द विचार में हम शब्दों के स्वरूप, शब्दों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वाक्य विचार में हम वाक्य को किस प्रकार बनाया जाता है, वाक्यों का स्वरूप और उसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर वाक्य का निर्माण किया जाता है, उसके वाक्य के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन सभी
तीनों अंगों के बारे में हम आगे के पाठों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारा पाठ 1 भाषा और व्याकरण पूर्ण हुआ। धन्यवाद।